Hello everyone. So let's start our next lecture on sliding filament theory. Sliding filament theory. This theory was given by A.F. Huxley, H.E. Huxley and J. Hansen. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय A.F. Huxley, H.E. Huxley एंड J. Hansen. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मसल्स होती है वो किस तरीके से रिलैक्स करती हैं एंड किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये थ्योरी यही बताती है कि इसमें क्या होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एंड मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। सो वो किस तरह से हेल्प करते हैं वो हम इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इसके अंदर क्या होता है। ये क्या होते हैं, हमारे मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं एंड ये हमारे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। ये जेड लाइन होती है, ये भी जेड लाइन होती है एंड ये बीच में जो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में से जाती है वो हमारी एम लाइन होती है। एंड सार्कोमियर इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जो सार्कोमियर होती है ये एक ऐसी यूनिट होती है जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के स्टेप्स क्या होते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी वर्क करती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि हमें पता है कि जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। ये क्या है, ये हमारी है मसल, ये हमारी एक मसल दिखा रखी है एंड ये क्या है एक न्यूरॉन, क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इसके अंदर क्या होती हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे ये हमारा एक न्यूरॉन है, ओके, एंड ये हमारी मसल है। इस न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि ये साइनेप्टिक वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं। यहाँ इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं एंड इस मसल सेल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। प्रॉपरली एसिटाइल कोलिन के लिए ही इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी एक मसल है, ओके, ये हमारी एक मसल है एंड इस मसल के अंदर ऐसे इन्वेजिनेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि सार्कोलेमा की। ऐसे इस तरीके से इस मसल के अंदर, जैसे ये हमारी मसल है और इसके अंदर इस तरीके से क्या होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं। ये हमारी मसल है और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम मसल के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है। जैसे ये न्यूरॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज़ होंगे, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा कि ये जो कैल्शियम यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ओके। वो जो इम्पल्स है वो इम्पल्स क्या करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी इन टी ट्यूब्यूल्स, इन इन्वेजिनेशंस को हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके थ्रू वो इम्पल्स अंदर ट्रेवल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम आयंस का इफ्लक्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम आयंस का इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स यानी कि वो आउटवर्ड मूवमेंट होगी कैल्शियम आयंस की, ओके। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द जंक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल एंड मसल। न्यूरॉन सेल और मसल के बीच में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड होते हैं। देन क्या होता है, कैल्शियम आयंस रिलीज्ड फ्रॉम टी ट्यूब्यूल्स। हमने देखा था जो इन्वेजिनेशंस थी टी ट्यूब्यूल्स, उसमें से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मतलब कैल्शियम आयन है वहाँ से ट्रेवल करेगा, ओके।
सो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज्ड हुए तो उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे कि हमारा जो एक्टिन का जो फिलामेंट होता है, जैसे ही एक्टिन का फिलामेंट है उसके ऊपर क्या होती है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, उसके ऊपर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एंड हमने देखा था कि जो एक्टिव साइट्स हैं वो नॉर्मली क्या रहती हैं, वो एक्टिव साइट्स ब्लॉक्ड रहती हैं। किसकी वजह से? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन की वजह से। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के साथ रैप करते हैं, एक्टिव साइट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सो ये एक्टिव साइट्स के साथ क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, सो ये जो एक्टिव साइट्स है वो क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। इट मीन्स कि ये मायोसिन के साथ अटैच होने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा है मायोसिन का फिलामेंट, यहाँ मायोसिन का फिलामेंट है, ये इसके हेड्स दिखा रखे हैं। एंड ये है हमारा एक्टिन का फिलामेंट। सो एक्टिन के फिलामेंट्स के ऊपर ये है हमारी एक्टिव साइट्स। सो ये जो एक्टिव साइट्स हैं दीज आर ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये जनरली क्या रहती हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन की हेल्प से। उसके बाद क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में क्या होगा, दीज एक्टिव साइट्स फ्री, ये जो एक्टिव साइट्स हैं ये फ्री हो जाएंगी। एंड जैसे ही जो एक्टिव साइट्स फ्री होंगी, सो जो एक्टिन का जो फिलामेंट है, ये क्या है, हमारा एक्टिन का फिलामेंट है। एंड ये क्या है, इनकी एक्टिव साइट्स हैं। एंड ये क्या है, हमारा ऊपर वाला हमारा मायोसिन का फिलामेंट्स है। एंड हमने डिस्कस किया था कि मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, ऐसे इस तरीके से टेल होती है एंड उसके ऊपर क्या होता है, हेड होता है। सो इन मायोसिन के फिलामेंट्स का जो हेड होगा वो इनके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। क्रॉस ब्रिज कब बनता है, जब मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट्स की जो एक्टिन साइड्स होती हैं उनके साथ कंबाइन कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई, सो क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी। सो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, व्हेन एक्टिव साइट फ्री 1 एटीपी रिलीज्ड। जैसे ये एक्टिव साइट्स थी, सो जैसे ही एक एक्टिव साइट फ्री हुई, तो क्या होगा कि एक एटीपी रिलीज होती है। एक्टिव साइट्स के फ्री होने पर एक एटीपी रिलीज होती है। सो उस एटीपी का यूज़ करेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए, बट पूरी जो एटीपी होती है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होती। सम यूज्ड टू फॉर्म एक्टिन मायोसिन ब्रिज, उसमें से कुछ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड सम इज़ यूज्ड बाय मायोसिन फिलामेंट हेड टू गिव पावर स्ट्रोक अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एटीपी यूज़ होती है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है कि ये क्या है, मसल्स एट रिलैक्स्ड पोजीशन पे ये मसल का दिखा रखा है कि क्या हमारा मायोसिन का फिलामेंट है। एंड ऊपर वाला क्या हमारा एक्टिन का फिलामेंट है। सो एक्टिन फिलामेंट की ये जो एक्टिव साइट्स हैं दीज आर क्लोज्ड बाय ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन से ये क्या होती है, क्लोज्ड होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हुए एंडोप्लाज्मिक यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सो क्या होगा कि यहाँ से ये जो हेड है इसके अंदर फिट हो जाएगा। एंड स्टिमुलस क्या हमारा कैल्शियम आयंस, यानी कि जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तभी तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। सो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हुए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, देन आगे क्या है, स्टिमुलस। इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस कैल्शियम आयंस, जैसे ही कैल्शियम आयंस स्टिमुलस मिला, जैसे ही वो रिलीज हुआ, सो जो ट्रोपोनिन है एंड ट्रोपोमायोसिन दे बाइंड विद कैल्शियम आयंस। जो ट्रोपोनिन है एंड ट्रोपोमायोसिन है, अब देखिए कैल्शियम आयंस के रिलीज होने पर ही एक्टिव साइट्स फ्री क्यों होती हैं, क्योंकि एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करके कौन रखता है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। एंड जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, सो जो वो ट्रोपोनिन थे एंड ट्रोपोमायोसिन थे वो कैल्शियम आयंस के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, मायोसिन हेड फिट्स इनटू साइट के अंदर, एक्टिन साइट के अंदर फिट हो जाएगा मायोसिन का हेड। एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ पावर स्ट्रोक। सो पावर स्ट्रोक क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये है हमारा मायोसिन का फिलामेंट। ओके, एंड ये ऊपर वाला है हमारा एक्टिन का फिलामेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मायोसिन, जैसे ही ये इसका जो, जैसे ये मायोसिन का फिलामेंट है, ये मायोसिन का फिलामेंट है। ओके, और यहाँ पे ये एक्टिन का फिलामेंट। सो मायोसिन का फिलामेंट का जो हेड है वो इस एक्टिव साइट्स के अंदर ऐसे होता है। सो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक यानी कि एनर्जी का यूज़ करता है। एंड जो ये मायोसिन का हेड है ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसकी पोजीशन अब यहाँ से कैसे हो जाती है, इसकी पोजीशन मायोसिन हेड की बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है। सो क्या होता है कि जो यहाँ पे देखिए कि ये थी हमारी
मायोसिन की उसकी सॉरी हेड की मायोसिन हेड की रियल पोजीशन थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, पावर स्ट्रोक लगा, यानी एटीपी हमने देखा था, हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो एटीपी है उसका कुछ जो पार्ट होता है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज़ होता है, एंड उसका कुछ जो पार्ट होता है वो पावर स्ट्रोक के लिए यूज़ होता है, यानी यहाँ पे यूज़ होता है कि ये रियल पोजीशन थी मायोसिन हेड की। सो उसके बाद क्या हुआ, ये जो मायोसिन हेड है वो क्या हो गया, अंदर की तरफ इनवर्ट्स शिफ्ट हो गया। सो ये है उसकी न्यू पोजीशन, पावर स्ट्रोक के बाद ये इस साइड वाली है उसकी न्यू पोजीशन। सो मायोसिन हेड इस तरीके से शिफ्ट करता जाता है। अब देखिए पहले क्या था कि अब इसने क्या हुई, जैसे ही ये जो मायोसिन का जो हेड है वो अंदर की तरफ शिफ्ट किया, सो जो एक्टिन फिलामेंट यहाँ था वो क्या हो गया, अंदर की तरफ आ गया, और इस साइड से भी जो एक्टिन का फिलामेंट यहाँ पर था वो और अंदर की तरफ आ गया। सो इससे क्या हुआ, जो एक्टिन था, एक्टिन के जो फिलामेंट्स थे उनकी दोनों तरफ से इनवर्ड मूवमेंट हुई ना। बट जो मायोसिन था ना, मायोसिन का फिलामेंट तो क्या रहा, सेम उसी पोजीशन पे रहा। सो एक्टिन के फिलामेंट्स की इनवर्ड मूवमेंट हुई, एंड जो मायोसिन का फिलामेंट है सेम उसी पोजीशन पे रहा। सो इसके अंदर क्या हुआ कि जो एक्टिन के फिलामेंट है वो अपने रियल पोजीशन से अंदर की तरफ गए। तो इट मीन्स क्या है कि जो एक्टिन के फिलामेंट है वो स्लाइड किए किसके ऊपर, मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो यहाँ देखिए, मायोसिन शिफ्ट्स हेड इनवर्ड्स फ्रॉम बोथ साइड्स। सो जो मायोसिन का जो हेड था वो इनवर्ड शिफ्ट हुआ दोनों साइड से। सो उससे क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन डिक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक जेड लाइन ये थी, अब एक जेड लाइन ये थी और एक जेड लाइन ये थी। जैसे ही ये अंदर की तरफ, जैसे ये अंदर की शिफ्ट हुए तो जो जेड लाइन है वो क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, और इस साइड वाली भी जो जेड लाइन है वो यहाँ पे आ गई। सो क्या हो गया, ये डिस्टेंस इतनी होगी, जबकि पहले ये डिस्टेंस इतनी थी। सो जो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, यानी कि सार्कोमेयर का जो एरिया वो डिक्रीज़ हो गया। सार्कोमेयर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। सो जो सार्कोमेयर का जो एरिया था वो भी डिक्रीज़ हो गया। सो इसीलिए हम कहते हैं कि सार्कोमेयर इज़ आ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। सो इसीलिए सार्कोमेयर को कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन की स्लाइड करने की वजह से जो सार्कोमेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट करता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, जो एटीपी होती है, जो एटीपी यहाँ पे यूज़ होती है वो क्या होती है, ये जो एटीपी है वो 3 के अंदर कन्वर्ट होती है, विच इज़ एडीपी के अंदर कन्वर्ट होती है, ओके, फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है, एंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। एंड इसमें से कुछ पार्ट जो है वो मायोसिन का हेड, मतलब मायोसिन फिलामेंट्स यूज़ करते हैं किसके लिए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि मायोसिन हेड एक्ट्स, अब एटीपी को इनके अंदर एटीपी को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एटीपीएज एंजाइम यूज़ होता है, एटीपीएज एंजाइम का यूज़ होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर ये मायोसिन का जो हेड होता है, मायोसिन का जो ये हेड है, ये मायोसिन हेड क्या करता है, एटीपीएज एंजाइम की तरह एक्ट करता है। सो मायोसिन हेड एक्ट्स एज एटीपीएज, सम यूज्ड बाय मायोसिन हेड टू गिव पावर स्ट्रोक। सो इस यही मायोसिन हेड क्या करता है, पावर स्ट्रोक के लिए यूज़ करता है, यानी इनवर्ड मूवमेंट के लिए यूज़ करता है। सो ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक क्या होता है, मायोसिन हेड चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एंड शिफ्ट्स इनवर्ड्स, एंड इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, नाउ रिकवरी स्ट्रोक। सो रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, जैसे ही एटीपी यूज़ होती है क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए, सो उसके बाद क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो पहले क्या था, जैसे मायोसिन हेड क्या था, सबसे पहले इस पोजीशन पे था। सो इस पोजीशन से क्या हुआ, वो इस पोजीशन पे आ गया। सो ये था पावर स्ट्रोक, जब वो इस साइड आता है यानी कि इनवर्ड मूवमेंट करता है। बट रिकवरी स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, वो रिकवर करता है अपनी पोजीशन, यानी कि जब वो इस साइड था सो इससे वो इस साइड में मूव करता है, यानी कि अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है। So, after ATP is used for cross bridge formation and myosin head comes back to its original position, which is known as रिकवरी स्ट्रोक। अंडरस्टैंड। नाउ चेंजेस ड्यू टू स्लाइडिंग, जब ये स्लाइडिंग होती है यानी कि एक्टिन के फिलामेंट जब मायोसिन के फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड्स करते हैं, सो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेज, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने देखा कि जो मायोसिन के जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स है स्लाइडिंग की वजह से वो क्या करते हैं, वो स्लाइडिंग की वजह से इनवर्ड मूवमेंट करते हैं। सो इनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एक जेड लाइन थी, दूसरी जेड लाइन थी, इनके बीच का जो एरिया वो डिक्रीज हो जाता है। सो जेड लाइन के बीच के एरिया को ही हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीज करती है। सो क्या करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अंडरस्टैंड। नाउ
एच बैंड, लेंथ ऑफ एच बैंड डिक्रीजेज। एच बैंड क्या होती है, ओनली मायोसिन की जो लेंथ होती है, ओनली मायोसिन की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एच बैंड कहते हैं। अब नॉर्मली हमने देखा कि हम कहते हैं कि मायोसिन की लेंथ डिक्रीज नहीं करती। आपने सोचा होगा कि लास्ट में तो मैंने बोला था कि मायोसिन की जो लेंथ है वो सेम रहती है, एक्टिन फिलामेंट्स की लेंथ चेंज होती है, बट वो क्या होता है कि अगर हम बात करें कंप्लीट मायोसिन की लेंथ की, सो वो तो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन अगर बात करें ओनली मायोसिन की लेंथ की, अब देखिए ये क्या है हमारा मायोसिन का फिलामेंट, एंड ये क्या है हमारा एक्टिन का फिलामेंट, ये इस तरीके से एंड इस तरीके से एक्टिन का फिलामेंट, ये है हमारी ओनली मायोसिन लेंथ, ओनली मायोसिन लेंथ है। अब अगर ये एक्टिन का फिलामेंट आगे मूव किया स्लाइडिंग की वजह से, ये भी आगे मूव किया, सो यहाँ तक एक्टिन का फिलामेंट इस साइड से आ गया और यहाँ से इस साइड से आ गया। सो अब मायोसिन की, ओनली मायोसिन की लेंथ कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। सो ओवरऑल क्या हुआ कि जो एच बैंड है, एच बैंड किसे कहते हैं, ओनली मायोसिन की जो लेंथ होती है उसे हम एच बैंड कहते हैं। सो एच बैंड की लेंथ तो यहाँ पे डिक्रीज हुई ना, अंडरस्टैंड। सो एच बैंड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन की वजह से क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एच बैंड की। उसके बाद है लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स सेम। ए बैंड, ए बैंड किसको कहते हैं हम, मायोसिन की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। सो ए बैंड की जो लेंथ है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि जो ए बैंड है यानी कि जो मायोसिन का फिलामेंट है वो तो स्लाइड ही नहीं करता, सिर्फ एक्टिन की फिलामेंट्स है जो स्लाइड करती है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट, इसे हम इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट कहते हैं, विच वॉज एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट सेंस्ट क्रायोर्गी, जो कि एल्बर्ट सेंस्ट क्रायोर्गी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, रेस्टिंग पोजीशन। सो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि एक जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर साइड में क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, एंड इनर साइड में क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये एक्टिन का फिलामेंट है एंड ये हमारा मायोसिन का फिलामेंट है, एंड इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सो इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑन आउटर साइड एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑन इनर साइड, सो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। सो इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। सो इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर की आउटर साइड में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है एंड इनर साइड में क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। सो यही हमारी आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल पर। ओके, नाउ स्टेप टू के अंदर क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर होता है ये स्टेप। सो इसमें क्या होता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज्ड, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। जैसे हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन वो रिलीज होता है, इट बाइंड्स विद सार्कोलेमा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे ये हमारे क्या है, ये हमारी है सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये हमारा न्यूरॉन है। ओके, ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ये मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, ये टी ट्यूब्यूल्स है। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके अंदर से, न्यूरॉन के अंदर से यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज हो जाएगा एंड वो सार्कोलेमा का क्रॉस करेगा यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, बाहर क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड अंदर क्या होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, बट जैसे ही डीपोलराइजेशन होती है सो क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाती है आउटर साइड में एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है इनर साइड में। सो इसे हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज। Now potential runs into the cell through T tubules and results in the release of calcium ions from sarcoplasmic reticulum। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जैसे ये मसल सेल है इसके अंदर क्या होता है, ये इनवेजिनेशंस को हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हुई, सो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सेल के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी ये क्या है स्टिमुलस के तरीके से काम करें, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम आयंस हैं इस मसल सेल्स के बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। एंड कैल्शियम आयंस के बाहर जैसे ही ये रिलीज़ हुए, सो ये ट्रोपोनिन जो प्रोटीन होता है जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे कि ये हमारा एक्टिन का फिलामेंट है, इनके ऊपर एक्टिन के फिलामेंट्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से जो ये ट्रोपोनिन होता है इसके साथ क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं एंड एक्टिव साइट्स होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स की वो फ्री हो जाती हैं। ओके,
हमने देखा था कि जैसे ही एक एक्टिन साइट फ्री हुई, सो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसका, एटीपी का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के अंदर वो एक्टिविटी होती है। हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एंड उस एंजाइम का नाम क्या होता है, एटीपीएज, एंड मायोसिन हेड एक्ट्स एज एटीपीएज। यानी कि क्या होता है कि जो एटीपी होती है, हमारी जो एटीपी होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। इट मीन्स जो एटीपी है वाटर के साथ रिएक्शन करती है, यानी हाइड्रोलिसिस हो गया, एंड 3 थिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ एडीपी, एनर्जी एंड फॉस्फेट। इन 3 के अंदर कन्वर्ट होगी, एंड एटीपी को इन 3 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपीएज। एंड इस केस के अंदर जो मायोसिन का जो हेड है वो एटीपीएज की तरीके से काम करता है। ओके, एंड अब यहाँ पे जो ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी किस में यूज़ होगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में। ये हमने पहले भी डिस्कस है, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैंने आपको पहले समझा चुका है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दिस एनर्जी इज यूज टू मेक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिन था, ये मायोसिन था, ये बीच में क्या हो गया, ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सम ऑफ दिस एनर्जी, अब ये पूरी की पूरी एनर्जी क्रॉस ब्रिज में यूज़ नहीं होगी, इसका जो कुछ पार्ट है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज़ होगा, एंड इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या होगा, पावर स्ट्रोक में यूज़ होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि पावर स्ट्रोक क्या होता है। सो सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर पावर स्ट्रोक के लिए यूज़ होगी। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मायोसिन का जो हेड है वो अंदर की तरफ, मायोसिन का हेड यहाँ पे था, सो वो क्या होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, एंड जेड लाइन ऑल्सो मूव्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जेड लाइन है वो भी इनवर्ड मूवमेंट करेगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे, ये मायोसिन हेड यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, ये इनवर्ड मूवमेंट होगी मायोसिन के हेड की। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होगा कि मायोसिन हेड टेक्स रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के बाद जो मायोसिन का जो हेड है वो क्या करेगा, रिकवरी स्ट्रोक लेगा। यानी कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इनवर्ड मूवमेंट हुई मायोसिन हेड की, सो जो सार्कोमियर था वो कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि हमारी जो मसल है वो क्या की, कॉन्ट्रैक्ट की। अब क्या है, मसल को क्या करना है, रिलैक्स करना है। सो रिलैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मायोसिन को अपनी सेम पोजीशन पे आना पड़ेगा। सो सेम पोजीशन पे आने के लिए उसे रिकवरी स्ट्रोक लेना पड़ेगा। सो मायोसिन हेड टेक्स रिकवरी स्ट्रोक, मायोसिन हेड वुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो अगेन प्रोसेस रिपीट्स, सो प्रोसेस है वो अगेन रिपीट हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, जैसे ये जो यहाँ पे था मायोसिन का हेड, ओके, सो ये बाहर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से जेड लाइन के बीच का जो एरिया वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सार्कोमियर की जो लेंथ था वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं उनकी भी आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ना, मतलब ये पहले का ये कॉन्ट्रैक्शन वाला केस बता रखा है कि जैसे ही सार्कोमियर की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हुई थी, सो क्या होगा, उससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेक्स प्लेस। ओके, बिकॉज मसल इज मेड अप ऑफ सार्कोमियर, क्योंकि सार्कोमियर से बनी होती है। सो इन दिस थ्योरी एक्टिन फिलामेंट्स मूव्स इनवर्ड। सो इस थ्योरी के अंदर जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो उन्होंने इनवर्ड मूवमेंट की, एंड तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिन स्लाइड्स इनवर्ड। सो एक्टिन के फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव किए ना, सो इट इज़ नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अंडरस्टैंड। थैंक यू।